नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धरित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 22 अप्रैल से 3 मई की समसामयिक घटनाओं का संग्रह होगा, जिसमें आज हम कुछ सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ बचे हुए सेगमेंट्स को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है राष्ट्रीय महत्व का समसामयिक घटनाक्रम। और इस सेगमेंट का पहला न्यूज है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस। तो ये एक सूचकांक है जिसे पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये नाम याद रखिएगा, जो कि पेरिस स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। अब इस सूचकांक के इस इंडेक्स के कुछ बिंदुओं को हम देखेंगे, जिसका पहला बिंदु है कि इस सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में 151वें पायदान पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, 180 देशों का सैंपल साइज लिया गया है, जिसमें भारत का जो रैंक है इस वर्ष वो 151 है। और पिछले वर्ष यह रैंक जो था 159 था, यानी कि 8 स्थान का सुधार किया गया है, सुधार हुआ है भारत के संदर्भ में। और जहां तक भारत के पड़ोसी देशों का बात है, तो पड़ोसी देशों में नेपाल का जो रैंक है वो 90 है, मालदीव 104, श्रीलंका 139 और बांग्लादेश को 149वें स्थान पे रखा गया है। अब इसमें जो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश हैं, जो टॉप 3, वो है नॉर्वे, जो कि पहले स्थान पे है, एस्टोनिया दूसरे स्थान पे है और नीदरलैंड तीसरे स्थान पे है। और सबसे निचले पायदान पे, यानी कि जो एक जिनका रैंक 180 है, उस देश का नाम है इरिट्रिया। तो ये सब सारे तथ्यों को ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला न्यूज है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में, ध्यान नाम याद रखिएगा कि मुंबई में वेब्स समिट का, यानी वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। वेब्स क्या है? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में संवाद अर्थात डायलॉग, नवाचार यानी इनोवेशन और सहयोग को बढ़ावा देना, जिससे डिजिटल सामग्री और नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ावा मिल सके या भारत की भूमिका को बढ़ाया जा सके। अगला न्यूज है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ध्यान रखेंगे हम कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से जो 2023 में एक पहल शुरू की गई थी, जिसका नाम था नमस्ते पहल, नमस्ते इनिशिएटिव। नमस्ते जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, और हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य योजना। तो इस नमस्ते पहल के साथ अब जो है, जो कचरा बीनने वाले हैं, उन कचरा बीनने वालों का इस पहल के द्वारा समर्थन करने का योजना बनाया जा रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि भारत भर में जो 2.5 लाख से अधिक कचरा बीनने वाले लोग हैं, उनका डिजिटल प्रोफाइलिंग किया जाएगा, यानी कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और उन जानकारी इकट्ठा करके उनको एक प्रोफाइल के रूप में डिजिटल प्रोफाइलिंग के माध्यम से उन्हें पंजीकृत किया जाएगा। और इसका उद्देश्य ये है कि उन लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा बीमा कवरेज दिया जा सके, कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि उनको भी उनके भी लाइफ को मेन स्ट्रीमिंग यानी मुख्य धारा से जो है जोड़ा जा सके। तो ये न्यूज भी ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है ऑपरेशन हॉक। इस पहल की शुरुआत सीबीआई के द्वारा किया गया है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण में शामिल जो वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, यानी कि ऐसे नेटवर्क, ऐसे प्लेटफॉर्म जो इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देते हैं, जो कि बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से संबंधित है, उस तरह के प्लेटफॉर्म को जो है ट्रैक करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना। अगला न्यूज है कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पूर्वोत्तर भारत का पहला भू-तापीय ऊर्जा उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा गया है। नाम हम लोग याद रखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, उनमें जो पहला भू-तापीय ऊर्जा उत्पादन कुआं है, वो कहाँ
खोदा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है कामेंग, उस कामेंग जिले में एक स्थान है दिरांग, वहीं पर ये कुआं खोदा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा है, यानी पृथ्वी से जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसका इस्तेमाल करके इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा इसे और अन्य कामों में भी लाया जाता है। अब थोड़ा ये देखेंगे कि भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो पृथ्वी में सर्वत्र जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, यानी कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम या पोटेशियम के आइसोटोप, उनके विकिरण के कारण और पृथ्वी के कोर में जो तरल पदार्थ है जिसे मैग्मा कहा जाता है, इनकी उपस्थिति के कारण जो ऊष्मा उत्सर्जित होती रहती है उसे हम लोग भूतापीय ऊष्मा कहते हैं। और उसी ऊष्मा का इस्तेमाल करके उस ऊष्मा से उस ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और ये साल के 12 महीने जो है, जहां भी एक इस तरह के कुएं की खुदाई की जाती है वहां से ये ऊष्मा उत्सर्जित होता रहता है। अगला न्यूज है कि हाल ही में पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा अभ्यास शुरू किया गया था, कौन सा अभ्यास किया गया, तो उस अभ्यास का नाम था आक्रमण अभ्यास। तो ये ध्यान रखिएगा। और आक्रमण अभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 विमानों ने हिस्सा लिया था। अगला न्यूज है कि हाल ही में तेलंगाना में 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ, ध्यान रखेंगे, राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। और इस वर्ष का इस विषय का थीम क्या है, इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या है, वैश्विक न्याय प्रदान करना। और ये आयोजन हुआ था किस संदर्भ में, तो ये बांडुंग सम्मेलन के 70 साल पूरे होने के प्रतीक में ये वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। और बांडुंग सम्मेलन क्या था, तो बांडुंग सम्मेलन वो सम्मेलन था जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया था। अगला न्यूज है कि हाल ही में पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ने द भारत प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो छोटे शहरों और ग्रामीण भारत के 1 मिलियन उद्यमियों को सशक्त बनाना, यानी कि 10 लाख उद्यमियों को, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको सशक्त बनाना ही इस पहल का, इस मिशन का उद्देश्य है। तो इसका नाम भी ध्यान में रखिएगा, द भारत प्रोजेक्ट। अगला न्यूज है डिजिटल अक्षवी। अब तो हम लोग देखेंगे कि ये अक्षवी है क्या, डिजिटल अक्षवी है क्या। तो ये एक तरह का डिजिटल वॉलेट है। और ये किस लिए बनाया गया है, तो इसका उद्देश्य है जो आपदा प्रभावित परिवार हैं वो स्वयं भी अपनी आर्थिक और गैर आर्थिक नुकसानों को रिपोर्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। और फिर उसी के हिसाब से जिस तरह से इम्पैक्ट बढ़ा है उनके ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर, फिर उसी के हिसाब से उन आपदा प्रभावित परिवारों को जो है मुआवजा जो है सटीक रूप से मिल सके, इसी के लिए ये एक डिजिटल आपदा वॉलेट जो है, डिजिटल अक्षवी जिसका नाम है, उसे बनाया गया है। और ये किसके द्वारा संचालित मंच है और किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये सीड्स इंडिया के द्वारा, यानी कि सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी, जो कि सीड्स इंडिया है, उसके द्वारा ये ऐप बनाया गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा 5 वर्षों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है मुख्य रूप से जो हिंदू या बौद्ध या जैन तीर्थ यात्री हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस धार्मिक यात्रा का काफी महत्व है। और ये यात्रा जो है वर्ष 2020 में जो है कोविड कोविड 19 का जो महामारी आया था और उस समय जो हमारे चीन के साथ जो संघर्ष चल रहे थे, उसके कारण जो है चीन के द्वारा जो है इस यात्रा को उस समय स्थगित कर दी गई थी।
और अब जाकर 2025 में इस यात्रा को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो देख लेते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा क्या है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है भारतीय नागरिकों जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है, उस तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है, उस कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा करने से संबंधित ये एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो कि भारतीय नागरिकों द्वारा ये की जाती है। अब हिंदू लोग जो है कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं, बौद्ध लोग इसे बुद्ध डेमचोक का निवास स्थान मानते हैं, और जो जैन धर्मावलंबी है उनके उनके हिसाब से यहीं पर उनके प्रथम तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये तीनों के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा माना जाता है। और मुख्य रूप से तीर्थ यात्रा के लिए दो आधिकारिक मार्ग हैं जिन्हें ध्यान रखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक तो है लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और दूसरा है नाथुला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है। तो ये फिलहाल जो है दो राज्यों से होकर ये यात्रा जो है संभव हो पाता है, और वो दोनों राज्य कौन कौन है, उत्तराखंड और सिक्किम। और उन राज्यों में जो दो दर्रा है यानी दो पासेस हैं, एक है लिपुलेख दर्रा और दूसरा है नाथुला दर्रा। तो ये इन नामों को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि भारत ने फ्रांस से भारतीय नौसेना के लिए, ध्यान रखिएगा कि भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के बड़े सौदे पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और इससे पहले भी हम लोगों को पता है कि हमने इससे पहले भी वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमान जो है फ्रांस से खरीदे थे। और इस बार जो है ये नौसेना के लिए यानी नेवी के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। और ये जेट जो है फाइटर जेट जो है मुख्य रूप से स्वदेशी विमान वाहक पोत, हमारा जो अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत पर तैनाती किया जाएगा उनको। अगला न्यूज है कि हाल ही में सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, ध्यान रखिएगा, नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम लोग न्यूज को देखते हैं कि नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की योजना तैयार करने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। और यह राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है क्या, तो इस मिशन की घोषणा पहली बार फरवरी 2025 के केंद्रीय बजट में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी भारत की जो GDP है, उस GDP में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना या बढ़ाया जाए। तो किसके माध्यम से, तो मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से भारत के GDP में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके योगदान को बढ़ावा दिया जाए। अगला न्यूज है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा 6 नई भाषाओं में, और वो 6 नई भाषाएं कौन कौन सी है, तो उसमें बिहार की मैथिली, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत शामिल है, जिसमें से अपने बिहार की भी एक भाषा मैथिली को शामिल किया गया है। इसके साथ ही संसद में अब कुल 16 भाषाओं में अनुवाद सेवा उपलब्ध हो जाएगा, यानी पहले से संसद में 10 भाषाओं में अनुवाद सेवा की व्यवस्था थी और अब 6 नई भाषाओं को उनमें एड ऑन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, उन 22 आधिकारिक भाषाओं में संसदीय कार्यवाही को अधिक सुगम बनाना और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करना। यानी कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में जो अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो संसद की कार्यवाही उन भाषाओं में उन राज्य के लोगों तक आसानी से पहुंच सके, ये तय करना, ये सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में किस राज्य ने नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान रखिएगा कि देश का पहला राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, जिसने नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया है। अगला न्यूज है कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो है वो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर बनाया जाएगा, यानी कि ऐसा किया जाना ये प्रस्तावित है। और ये किस लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि
अयोध्या जी में जो हम लोगों ने देखा था कि जब से श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से वहाँ जो भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उन अयोध्या में बढ़ती भीड़ और मेलों को ध्यान में रखते हुए ही यह घाट बनाया जा रहा है। इस तरह से हमारा पहला सेगमेंट जो है वो समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है मानव विकास रिपोर्ट 2025। अब इस रिपोर्ट से संबंधित सारे बिंदुओं को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस वर्ष का जो इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है कि मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो इस शीर्षक के साथ 2025 का मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है, और यह एक वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि जो प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। और इस वर्ष जो है इस रिपोर्ट में 193 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को इसमें 130वें स्थान पे रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि पिछले वर्ष जो है भारत 133वें स्थान पर था, यानी कि इस वर्ष 3 पायदान का हमें फायदा हुआ है। और इस वर्ष जो हमारा एचडीआई का मान है, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एचडीआई का जो वैल्यू है, मान है, वो हमें कितना स्कोर दिया गया है? तो वो स्कोर जो है पिछले वर्ष की तुलना में 0.676 से बढ़कर 0.685 कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस स्कोर के साथ ही, इस एचडीआई मान के साथ ही, अभी भी हम मध्यम मानव विकास की श्रेणी में शामिल देश ही हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब तो हम पड़ोसी देशों के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें भारत के पड़ोसी देशों में चीन जो है वो 78वें स्थान पे है। श्रीलंका को इसमें 89वें स्थान पे रखा गया है। भूटान 125वें स्थान पे है। जो कि ये 3 देश जो है भारत से ऊपर है, यानी 3 देशों का रैंक जो है भारत से बेहतर है। तो इन तीन देशों का नाम ध्यान रखिएगा। जबकि बांग्लादेश को इसमें 130वां रैंक दिया गया है, जो भारत के बराबर है। और जब भारत से नीचे रैंक वाले पड़ोसी देशों का बात किया जाए, तो उसमें नेपाल को 145वां स्थान दिया गया है, म्यांमार को 150वां, और पाकिस्तान को 168वां। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा, जो काफी महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा देख लेते हैं भारत में जीवन प्रत्याशा, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो कि वर्ष 1990 में 58.6 वर्ष थी, वो 2023 में बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। अब थोड़ा शैक्षणिक उपलब्धि का बात कर लेते हैं, तो इसमें भी सुधार हुआ है। अब बच्चों के औसतन 13 वर्ष तक स्कूल में रहने की उम्मीद है, जब जो कि 1990 में केवल 8.2 वर्ष था। अब एआई के विकास की तरफ अगर ध्यान देते हैं, तो वर्ष 2019 में यह संख्या लगभग 0 थी, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 20% भारतीय एआई शोधकर्ता जो है अब घरेलू स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे विकास से संबंधित, जिनमें हम लगातार उत्तरोत्तर विकास करते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं। तो इस वृद्धि को भारत के इस वृद्धि को इसमें दर्शाया गया है। अब थोड़ा सा उन देशों के बारे में बात कर लेते हैं जो इसमें पहले पायदान पर बने हुए हैं। तो आइसलैंड को 0.972 के मानव विकास सूचकांक मान के साथ पहले स्थान पर रखा गया है। जबकि दक्षिणी सूडान जो है वो 0.388 अंकों के साथ जो है स्कोर के साथ सबसे अंतिम स्थान पर है। अब थोड़ा सा शीर्ष 3 देश इसमें कौन कौन है? तो आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का जो है बराबर स्कोर दिया गया है दोनों को। तो दूसरे स्थान पर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से है, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अब थोड़ा हम लोग एचडीआई के बारे में देख लेते हैं, जो मानव विकास सूचकांक है। तो इसे यूएनडीपी द्वारा 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी, और अर्थशास्त्री महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने इसकी अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये इस तरह के जो सूचकांक बनाया जाता है, इसके लिए 3 मापदंड, यानी तीन तीन पैरामीटर यूज किए जाते हैं। इसमें पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, विद्यालयी शिक्षा सूचकांक, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। यह जीवन स्तर को मापता है, जो कि क्या है कि भारत में प्रति व्यक्ति जीएनआई जो है वर्ष 1990 में $2167 थी, जो 2023 में बढ़कर $946 प्रति वर्ष हो गई है। तो ये इस सूचकांक के सारे ही तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा।
अगला न्यूज है कि हाल ही में सिप्री, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हाल ही में सिप्री ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। अब इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हम ध्यान से देखते हैं। वो क्या है कि 2024 में 9.4% की वृद्धि के साथ जो वैश्विक सैन्य खर्च है वो 231 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% है। ध्यान रखिएगा, ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर से संबंधित रिपोर्ट है, यानी जो सैन्य खर्च होता है उससे संबंधित ये रिपोर्ट है जिसे सिप्री ने जारी किया है। और इसमें ये बताया गया है कि 2024 में जो है इसमें 2.5% इस 2024 में इसमें 9.4% की पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की गई है, और जो कि अब 231 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि पूरे विश्व का जो जीडीपी है उसका 2.5% है। और सैन्य खर्च के मामले में जो शीर्ष 5 देश हैं उसमें क्रमशः अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद चीन, रूस, जर्मनी और फिर अपना प्यारा भारत। अब तीसरा बिंदु जो है, जो कि कुल सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक खर्च करने वाले जो शीर्ष 3 देश हैं उसमें रूस पहले स्थान पे है, यानी कि इस समय पूरे विश्व में सबसे अधिक रूस जो है अपने जीडीपी का, ध्यान रखिएगा ये प्रतिशतता में है, ये अमाउंट में बात नहीं किया जा रहा है, ये प्रतिशतता में है कि प्रतिशतता के हिसाब से अपने जीडीपी का 7.1% जो है रूस के द्वारा खर्च किया जा रहा है, जो इस समय विश्व में सर्वाधिक है। और दूसरे स्थान पर है अमेरिका, जो कि अपने जीडीपी का 3.4% मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल करता है, और भारत जो है तीसरे स्थान पर है। और 2024 में भारत का सैन्य व्यय जो था सिप्री के हिसाब से वो 86.1 अरब डॉलर था, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा सिप्री के बारे में जान लेते हैं। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, हथियारों और निरस्त्रीकरण पे शोध करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कि यूनेस्को ने हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्क क्या है वो हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन पहले न्यूज को देख लेते हैं कि 16 नए वैश्विक जियो पार्क को नामित किया है, जिससे इसका नेटवर्क जो है 50 देशों में कुल 229 जियो पार्कों तक विस्तारित हो गया है। यानी कि 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को एड ऑन करने के साथ ही अब जो यूनेस्को का जो नेटवर्क है वो 50 देशों में कुल 229 जियो पार्कों तक विस्तारित हो गया है। अब जियो पार्क होते क्या है, तो इसमें देखेंगे कि जियो पार्क ये ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जिनमें जो ज्वालामुखी श्रृंखलाएं होती है या प्राचीन चट्टानी संरचनाएं, पर्वतीय क्षेत्र, जीवाश्म स्थल या रेगिस्तानी परिदृश्य होते हैं, उनको इनमें शामिल किया जाता है। और ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे भौगोलिक क्षेत्र, जहाँ पे बड़ी ही मात्रा में जो है जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक जो होते हैं इन क्षेत्रों को देखने के लिए जाते हैं। अगला न्यूज है प्रोजेक्ट कुइपर। तो ये देखेंगे कि क्या है, तो ये अमेजोन द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है, और है क्या, तो ये उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड पहल है जो कि जिसे पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया जाता है, और वहां पर बहुत सारे उपग्रहों को एक साथ स्थापित किया जाता है, और फिर सारे उपग्रह जिनकी संख्या काफी ज्यादा हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, और जो निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह है ये आपस में संयोजन करते हैं, यानी आपस में जुड़कर ये वैश्विक स्तर पर उच्च गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्ट कुइपर किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये अमेजोन के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका मुख्य लाभ जो है उन क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी के तौर पर प्रदान किया जा सकता है जिन क्षेत्रों में, जैसे वो डिजर्ट वाले क्षेत्र हो गए, या जो मरुस्थल वाले हो गए, या जो पहाड़ी इलाके हो गए, जहाँ पे जहाँ पे हम इस तरह की सुविधाओं को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये कुछ कुछ उसी तरह से है जैसे टेस्ला का स्टारलिंक है, वो भी एक उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड पहल है।
अगला न्यूज है कि रियो ग्रैंड बेसिन का विवाद मुख्यतः किन दो देशों के बीच है? तो रियो ग्रैंड बेसिन का विवाद मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच पानी के बंटवारे से संबंधित विवाद है। और रियो ग्रैंड बेसिन क्या है? तो यह एक साझा नदी प्रणाली है जो दोनों देशों के बीच सीमा बनाती है और कई राज्यों को पानी की आपूर्ति करती है। तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज हमारा दूसरा सेगमेंट भी समाप्त होता है। अब हम लोग तीसरे सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है विश्व भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ न्यूज है, उसे हम लोग देख लेते हैं। जिसका पहला न्यूज है कि सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद, ये कब किया गया था? तो ये पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित आतंकवादी हमला था पहलगाम में, उसके बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को जो है निलंबित कर दिया था। तो सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत सरकार ने बगलिहार बांध से पानी के प्रवाह को कम कर दिया है। अब थोड़ा सा इस बगलिहार बांध के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बगलिहार बांध जो है वो जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कि ये जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। और थोड़ा सा चिनाब नदी के बारे में हम देख लेते हैं कि चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये दो नदियों के संयोग से बना है। और ये दो नदियां कौन कौन है? तो चंद्रा और भागा, जो कि कहाँ, और ये दो नदियों के संगम से, चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। और ये इन दो नदियों का जो, ये दो नदियां निकलती कहाँ से है? तो ये दो नदियां हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। और यही दो नदियां, दो धाराएं जब आपस में मिलती है तो वो चिनाब नदी बन जाती है। इसलिए इसे कभी कभी चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। और इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम जो है असिकनी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो, जिनमें कौन कौन शामिल है? तो मियार नाला, सोहल, मधुसूदन इत्यादि। और चिनाब नदी जो है जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है और फिर सतलज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। इस तरह से चिनाब जो है फाइनली सतलज से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला न्यूज है कि प्रकृति के पुनरुद्धार के लिए हाल ही में एक पहल शुरू किया गया है जिसका नाम है एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। तो ये किसके लिए किस चीज के लिए शुरू किया गया है? तो प्रकृति के पुनरुद्धार के लिए या पुनर्बहाली के लिए। इसको हम लोग कहते हैं रिजुविनेट करना, यानी कि किसी चीज में जो जो क्षति हुई है उस क्षति को फिर से ठीक करना, फिक्स करना। अब इसे किसके द्वारा शुरू किया गया इस पहल को? तो इस पहल को खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक कम से कम 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से बहाल करना। यानी मानवीय हस्तक्षेप के कारण या हम मानवों के कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र को, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा है, उसको फिर से पुनर्बहाल करना आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी को हराने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है। और इसकी स्थापना जो है रोम में हुई थी, यानी रोम में इसका मुख्यालय भी है। और इसको इस पहल का इस संगठन की स्थापना रोम में ही की गई थी। अगला न्यूज है कि हाल ही में खबरों के अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों का नाम ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर देश का पहला राजस्थान और मध्य प्रदेश साथ मिलकर देश का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा स्थापित करने जा रहा है। और इसमें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ा जाएगा। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? तो जैसा हम सभी को पता है कि भारत मतलब ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जो है 1952 में भारत से जो है चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और हम लोग फिर से चीतों की संख्या की पुनर्बहाली, उनका आबादी भारत में बढ़े, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट लायन पर काम कर रहे हैं, उसी तरह से प्रोजेक्ट चीता के तहत भी है, जो भारत में चीतों की आबादी को फिर से पुनर्बहाल किया जाए, फिर से आबादी बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ष 2022 में विलुप्त हो चुकी एशियाई चीतों के पहले समूह को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से
मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में फिर से स्थापित किया गया था। और अब एक बार फिर से सरकार विचार कर रही है कि फिर से और चीतों को जो है लाया जाए अफ्रीकी देशों से, और फिर से उनको स्थानांतरित किया जाए, स्थापित किया जाए भारत के राष्ट्रीय उद्यान में या अभ्यारण्य में। तो उसी के मद्देनजर, उसी के संदर्भ में ये अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा स्थापित किया जा रहा है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान रखिएगा। यह परियोजना जो है विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से लाने और संरक्षित करने की भारत की महत्वाकांक्षी पहल प्रोजेक्ट चीता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला न्यूज है कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत में एआई आधारित रियल टाइम अलर्ट सिस्टम को सक्रिय वन प्रबंधन के लिए लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो वह मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे कि एआई आधारित रियल टाइम अलर्ट सिस्टम को सक्रिय रियल टाइम को सक्रिय वन प्रबंधन के लिए लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है जो है। इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट जो है समाप्त होता है। अगला सेगमेंट है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच द्वारा अमर जैन बनाम भारत संघ और अन्य मामले में, ध्यान रखिएगा ये एक वाद है और अक्सर इस वाद से भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। ये बताएं सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है वो निम्नलिखित में से किस वाद से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच द्वारा अमर जैन बनाम भारत संघ मामले में ये फैसला दिया गया है कि ई गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियां जो है, जो सरकार की प्रणालियों तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच जो है वो जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 का, वो अनुच्छेद 21 है उसका हिस्सा है। तो ये आखिर ये फैसला दिया क्यों गया है? तो ये फैसला जो है इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो एसिड अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति या जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है, यानी कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर है या जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है, उनको बैंकिंग और ई गवर्नेंस के लाभों से वंचित न होना पड़े। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह दिशा निर्देश दिया है कि आप ऐसा व्यवस्था करें जिसमें इस तरह के जो हमारे दिव्यांग जन है उनको भी जो है बैंकिंग और ई गवर्नेंस का लाभ मिल सके। तो ये इसलिए ये न्यूज काफी ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो संविधान के कुछ और अनुच्छेद हैं जो कि इस तरह जो सुनिश्चित करते हैं, और वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं कि अनुच्छेद 14, 15, 21 और 38 के तहत राज्य को सभी कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने का अधिकार है। तो डिजिटल बुनियादी ढांचा तक जो इजिली उनके लिए एक्सेसिबल हो, इसके लिए ये कुछ संविधान के अनुच्छेद हैं जो ये बताते हैं कि राज्य जो है अपने भीतर जो है कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा सुनिश्चित कर सकता है इस संविधान की इस अनुच्छेद के तहत। और वो कौन कौन है? अनुच्छेद 14, 15, 21 और 38। वो अनुच्छेद 14 क्या है? तो समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो कि गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 38 जो कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देशित करता है। तो इन सारे अनुच्छेदों को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि केंद्रीय स्तर पर जो बहुत सारी समितियां जो बनाई जाती हैं उनमें दो समितियों को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि क्या है, आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, अगर इस दो समिति को छोड़ दिया जाए तो जो सभी समितियां गठित की जाती है उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और इसी संदर्भ में एक समिति गठित की गई है जो क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति।
जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का इस समिति ने निर्णय लिया। और इसका घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो इसका घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका घोषणा किया गया है। अब इससे संबंधित थोड़ा सा जो संवैधानिक अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना जो है वो संघ का विषय है, जो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में 69वें स्थान पर वर्णित है या उल्लेखित है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो जनगणना का इतिहास हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड मेयो के शासन काल के दौरान भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। हालांकि इस जनगणना में कोई औपचारिक जनगणना आयुक्त नहीं था। और उसी तरह से भारत की जो पहली समन्वित जनगणना थी, जो कि कह सकते हैं कि एक ही समय में पूरे भारतवर्ष में आयोजित की गई थी, तो भारत की जो पहली समन्वित जनगणना थी वो वर्ष 1881 में भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त W.C. फ्लोडेन के द्वारा आयोजित की गई थी। और ये रेजिम किसका था? तो ये रेजिम जो था लॉर्ड रिपन का था, यानी उस समय लॉर्ड रिपन जो थे गवर्नर जनरल थे। तो ये ध्यान रखिएगा। 1872 की जनगणना को गैर तुल्यकालिक माना जाता है, क्योंकि यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समयों पर आयोजित की गई थी। लेकिन 1881 की जो जनगणना है उसको तुल्यकालिक माना जाता है, क्योंकि यह एक ही समय पर पूरे भारत में आयोजित की गई थी। और वर्तमान में जनगणना का संचालन जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा भारत के रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के माध्यम से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा हम देख लेते हैं भारत में जातिगत गणना का इतिहास। तो आजादी से पहले की अगर बात करें तो 1881 से जो 1931 का जो कालखंड है उसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए व्यापक जातिगत जनगणना करवाई जाती थी। फिर आजादी के बाद 1951 में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जो सामान्य जातिगत जनगणना को वो बंद कर दिया गया था। तब केवल जनगणना किसकी की जाती थी? तब जनगणना जो है केवल अनुसूचित जाति और जनजाति की जाती थी, और इसके अलावा हर तरह के जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया था। और 1961 की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी की पहचान के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति प्रदान की थी। तो ये 1961 का निर्देश था। और 2011 में जो किया गया था वो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना किया गया था। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। और अब जो जैसा कि सेंसस होने जा रहा है अगले वर्ष प्रस्तावित है, तो उसमें सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी उसमें शामिल हो। तो और अधिक समय न देते हुए इस वीडियो के बचे हुए सेगमेंट को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे प्रयासों को सराहने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर कोई आपका कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।